बाड़मेर जिला पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ अथाह रेगिस्तान का सागर था। उस समय विषम परिस्थितियाँ थी और रियासतों का पूरा प्रभाव था, इसलिए दलित और महिलाओं की स्थिति बहुत ही दबी हुई थी। और ऐसी परिस्थितियों में लगातार पड़ने वाले अकाल, हर तीसरे साल एक अकाल पड़ता था, 1 साल, 3 साल या 6 साल, और ऐसे में लोगों के आजीविका के कोई भी अन्य संसाधन नहीं थे। बाड़मेर क्षेत्र के अंदर खेती का सोचना, पशुपालन का सोचना लोग हास्यास्पद बात मानते थे। पानी की कमी, घास की कमी और साधनों की कमी को देखते हुए लोग हिचकिचाते थे कोई भी नया कार्य लेने के लिए हाथ में। और पड़ने वाले निरंतर अकालों का सामना करने के लिए लोग पास के ज़िले देश में गुजरात की तरफ चले जाते थे। कुछ परिवार के जवान जाते थे और कहीं परिवार सहित सारे लोग चले जाते थे। पीछे महिलाएं और बच्चे रहते थे और उसमें भी वो अपना गुजारा करते थे। ऐसी परिस्थितियों में मगराजी जैन साहब द्वारा शौर की स्थापना की गई। धीरे धीरे लोगों का एक्सपोजर किया हमने, ले गए उनको दिखाया जहाँ सरसब्ज लोग हैं रहते हैं, और उनको कहा कि भाई आप भी इस स्तर पे आ सकते हो, इनके बराबर आ सकते हो। जैसी कमाई ये रोजगार की करते हैं वैसी कमाई आप भी कर सकते हो इन साधनों से। और शौर की स्थापना के पीछे यही मकसद था कि लोगों की आजीविका के अन्य विकल्प ढूंढे जाएं और जो उनके पास नॉलेज है, जो उनके पास पुराना ज्ञान है, पारंपरिक ज्ञान है, उसमें हम क्या और तकनीकी देकर उनकी आजीविका को बढ़ाएं और इस पलायन को हम कर सकें। ख़ास तौर से हमारे इसमें 1000 किसानों को जोड़ा जाना था और 3000 नरेगा में मजदूर जो काम करने वाले भूमिहीन या विधवा महिलाएं हैं, एकल महिलाएं, गरीब परिवार जो हैं, उनको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी में पंचायतों के साथ में समन्वय बना करके उनको रोज़गार दिया जाना हमारा मकसद था। ये हाथला ग्राम पंचायत का एक रेवेन्यू विलेज है, छोटा हाथला, और हम जिस स्थान पे खड़े हैं वो नरेगा की साइट है। यहाँ पे महानरेगा का काम चलता है। रोज़गार गारंटी के तहत जो 100 दिन के काम की सरकार ने जो गारंटी दी है, उस काम के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये जो साइट है इसको हम पुराने तरीके से, पुराने परंपरा में इसको नाडी बोला जाता है। इनको 15 दिन में भुगतान मिलता है और काम का आवेदन करने पर जो फॉर्म नंबर 6 है वो भरने के बाद इनको 15 दिन में काम देने का पंचायत प्रयास करती है। अपनो जो मुख्य उद्देश्य है किसान क्लब बनानो, वो है कि किसानों को सरकारी योजनाओं के बारे में मतलब एक तो बताना और उन्हें लाभान्वित करवाना। सौ दिन। हाँ, 100 दिन। मैं यहाँ हाथला का ही रहने वाला हूँ और पंचायत का कार्यकर्ता हूँ, रोजगार सहायक हूँ। लोग आते हैं आवेदन के लिए, उसका मैं आवेदन करता हूँ और उसको 15 दिन के अंदर काम पे लगा देता हूँ। मेरे को रोजगार गारंटी वास्ते शोर संस्थानों को प्रपत्र नंबर 7 दिया है।
मेरे पास महिला आ रही है और पुरुष भी आ सकते हैं, पूछते हैं आपको प्रपत्र दिया हुआ है, मैं बोलती हूँ हाँ, तो मैं 2-4 प्रपत्र भर के और रसीद काट के देती हूँ, वो पंचायत पहुँचाते हैं। और जहाँ पर हमारे लोगों के अंदर इतनी नॉलेज नहीं होती है, पहले का समय था तो लोग उन्होंने पता है कि हमारा नाम क्यों नहीं आया, तो हमारी ईश्वर संस्था ने द्वारा उन लोगों को जागरूक किया कि आप लोग आवेदन करें, आवेदन के बिना काम नहीं होता है। कुछ समझते ही नहीं, ये कहते हैं कि ये क्या काम है, हमको बताया ये नरेगा काम है, आप दूर जाते हो, गांव-गांव भटकने जाते हो, आपका कोई काम नहीं है, यहाँ रहो और रोज़गार गारंटी में लगो और 100 दिन का काम ज़रूर करो, आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। तो इसके लिए हमने एडवोकेसी करके और सरकार के साथ में और प्रशासन के साथ में बात करके और जो दूसरे उनके लोगों के नज़दीक के जो केंद्र हैं, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उनके गांव में रहने वाला वार्ड पंच है, इन सारे लोगों के यहाँ पर जो काम मांगने का आवेदन नंबर 6 है, उस फॉर्म नंबर 6 की अवेलेबिलिटी हमने उनके वहाँ पे करवाई। हमने इसको बड़े लेवल पे जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सब सेंटर की एएनएम, वार्ड पंच, इनका सबका एक सेमिनार करके और हमने एक अधिकारियों के मुंह से उनके सामने बुलवाया कि आप फॉर्म नंबर 6 इनसे प्राप्त कीजिए और इनको प्राप्ति रसीद दीजिए। मीटिंग वो सौर संस्था की तरफ से ही थी और उसमें वीडियो साहब भी थे और हमारे ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर शंभूराम जी भी थे और ग्राम सेवक जी, सहायक ग्राम सेवक और एएनएम्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी सब थे कर्मचारी। तो यह करने से क्या है कि सारे गाँव में लोगों के जो रोजगार गारंटी का काम है वो उनके नज़दीक पहुंचा और उन लोगों को रोजगार मिला। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से जो हमारी पंचायत समिति में महत्वपूर्ण जो काम हुए हैं, वो पहले बेरियों के निर्माण हुए थे। लगभग 1300 बेरियाँ ऐसी बनी हुई थी। उस बेरियों के बढ़ने से और विद्युत कनेक्शन होने से वे व्यक्ति जो साल भर में 5 या 7 हज़ार की इनकम नहीं कर सकते, उनको आज 2-2.5 लाख रुपए की इनकम होने लगी है। लोगों को विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी। महिलाओं के जो परंपरागत धंधे रहे हैं, कुछ बर्तन बनाने का काम भी महिलाएं करती है, तो हमने उसमें कुछ गुणवत्ता बढ़ाते हुए और जो तवे बनाते हैं जो रोटी पकाने के लिए, तो हमने उसकी क्वालिटी को डेवलप करते हुए महिलाओं को उसमें कलात्मक तवे बनाना उनको सिखाया, जिससे 15 महिलाएं ऐसी हैं जिनका इनकम का जरिया बढ़ा और उनके गांव में ही, उनके घर से ही आसपास के गांव के और उनके गांव के जो लोग हैं वो मिट्टी के तवे बने हुए, पकी हुई मिट्टी के तवे बने हुए उनसे खरीद के ले जाते हैं। पैसा મળે કોઈ 100 મળે રા, કોઈ 150 મળે તે ઓય मन खो परवणे के भाई ली जाइए पौने मन મળે। कदे 150 कमा लो, कदे 50 कदी 150, कदी होय पाड़ो पर, कोई दी 150 पड़े पर। ओ साली रा तो ओ साने कोई 5 जना बधारे आवे तो 150 पड़े पर। ये धंधे में थाने फायदो है? हां फायदो है। इसके साथ ही साथ हमने कैर सांगरी जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल पैदावार है, उसका अचार बनाना, आंवला का अचार बनाना, साबुन बनाना, अगरबत्ती बनाना, ये भी हमने 35 महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर 3 दिन का एक ट्रेनिंग आयोजित करके उनको सिखाया है। और ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, रोजगार के साधन उपलब्ध होने के कारण लोगों का पलायन की प्रवृत्तियाँ अधिकतर होती थी और लोग गुजरात की साइड में रोजगार के लिए जाते थे। इस स्कीम के लागू होने के पश्चात उन लोगों को यहीं बैठे रोजगार मिल रहा है और वो आर्थिक रूप से सबल हो रहे हैं और उन लोगों ने अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया है। बच्चों की शिक्षा की तरफ भी उन्होंने विशेष रूप से इस योजना के आने के बाद में ध्यान दिया है। विशेष रूप से यहाँ जो लोगों में SC, ST और अल्पसंख्यक वर्गों को के जो लोग ज़्यादा रहते हैं और उनका शिक्षा के प्रति एकदम इसी स्कीम के आने के बाद, सबल होने के बाद रुझान भी उनकी तरफ से बढ़ा है। जो बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो ये है कि लोग अपनी बेटियों की शादी जो है वो छोटी उम्र में कर लिया करते थे, तो जब उनके घर में पैसा आना शुरू हुआ, उनकी आजीविका थोड़ी सी सुदृढ़ हुई, तो उन्होंने अपनी बेटी को भी 2-4 साल और उसकी उम्र तक, जो पक्की उम्र तक है, सरकार का जो नियम है 18 साल की उम्र, तो हमारे इस तरह के प्रयासों में भी वो उस उम्र तक भी पहुंचने लगे हैं।
किसानों के लाइवलीहुड के अंदर हमने खरीफ की फसल में मूंग, मोठ, बाजरा, अरंडी, मलेठी, शंखपुष्पी ये सारे लगाए हैं। पिछले 10 साल से हम जीरे की खेती कर रहे थे, लेकिन हमने जो प्रारंभिक रूप से जो हमारा देसी बीज था उसी का यूज़ में लेते थे, जिसकी आमदनी साल में जो होती थी करीबन 60-70 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपये करीबन हमारी खेती का पूरा पैसा बनता था। उसमें भी जीरा जल जाता था या फिर कोई रोग लग जाता था तो कुछ भी नहीं मिलता था, लाइट का बिल भी हमें भरना पड़ता था। और पहले में पुराने तरीके हूँ, पारंपरिक तरीके हूँ, बीज अठूँ देसी मिल तो यहाँ कोई भी चीज़ वो लाता तो मैंने दवाई के बारे में जानकारी नहीं थी। किसानों के खेतों में डेमोन्स्ट्रेशन इन सारी चीज़ों के लगवाए हैं, जिससे वो अपनी जो पुराने तरीके से जिस तरह से खेती कर रहे थे उसको और नए हमने जो उन्नत तरीका बताया उस तरीकों को समझ करके उन्होंने उसमें फ़र्क भी समझा और इसको अपने अंदर लागू करने का भी प्रयास किया है। पीपीए प्रोजेक्ट जो कृषि विज्ञान केंद्र और श्योर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें मुख्य उद्देश्य ये रखा है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें कृषि में क्या क्या बदलाव आया है और ख़ासकर जो गरीब तबका है, जो मार्जिनल स्मॉल जो फार्मर है और SC ST उनके साथ करके और उनको कैसे आजीविका में सशक्त बना सकते हैं। और उसके साथ हमने नरेगा को जोड़ा है कि नरेगा आजकल के लिए एक रिजिलियंट लाइवलीहुड का एक सशक्त माध्यम है। उस हिसाब से हमने इस प्रोजेक्ट को लिया था और इस प्रोजेक्ट का जब हमने इसका देखा तो जहाँ पहले काश्तकार विभिन्न जो लोकल सीड्स यूज कर रहे थे या जो क्लाइमेट चेंज के हिसाब से जो फसलें नहीं ले पा रहे थे उसको हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। इसमें अभी पिछले 2-3 साल से किसान जो केवी के है कृषि विज्ञान केंद्र दांता और श्योर संस्था है सम्मेलन बुलाया और हमको कहा कि आपको हम एक अच्छा बीज देते हैं जिसकी उत्पादन ज़्यादा होगा, जिसके फल ज़्यादा लगेंगे और जिसका वजन भी ज़्यादा होगा और मार्केट में आपको पैसा भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये देखिए आपकी ये जो जीरा है जो हमने जो इंट्रोड्यूस किया था GC4 नंबर का और जिसमें विल्ट की जहाँ एकदम खेत में विल्ट थी, जहाँ 5 साल से लगातार जीरा ले रहा था, उस फार्मर को हमने ये बीज दिया था इस प्रोजेक्ट में। और ये देखिए आपकी सबसे अच्छा बीज आज खड़ा है और इसमें विल्ट की रेजिस्टेंस पावर इतनी है कि विल्ट बिल्कुल नहीं आया और मुश्किल से 0.001% विल्ट लगा है। और इसको पूरे जहाँ तक इसके 3 क्विंटल पर हेक्टर की यील्ड थी, आज इसको 6-7 क्विंटल पर हेक्टर की यील्ड मिल जाएगी। डॉक्टरों से ट्रेनिंग भी दिलवाई और उसमें कि जीरा किस तरीके से बोना है, कितने टाइम में बोना है, तो उसके बारे में जानकारी दी और हमारे को एक उन्नत किस्म का जीरा दिया। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसको हमने सीखा और हमने यहाँ पर खेती शुरू की। उससे हमारे को बहुत मुनाफा हुआ और फसल बहुत अच्छी हो रही है हमारे लिए। हमने एक खेत के अंदर अलग से बुआई की और उस बीज को अलग से उसको साफ़ किया। हमारा जो बीज था पुराना उसको छोड़ के उसकी जगह दूसरा उसी बीज को रख लिया और हमारे जो बीज के रूप में उसको रख लिया, बाकी वाला बेच दिया हमने। पहले हम बोते थे उसमें से जीरे की फसल में हमें डबल मुनाफा मिल रहा है। फिर हमने उनको ट्रेनिंग के माध्यम से और यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में एक्सपोजर विजिट के माध्यम से और दूसरे बहुत तरीके से हमने उनको समझाया कि नहीं आप इसको थोड़े से एरिया में लगाइए। तकनीकी खेती के बढ़ावा देकर जो बनाए गए हैं उसमें से रिसर्च करके बनाया है। ये मूंग के लिए लोगों को जानकारी देते हैं कि मूंग की फसल के लिए ये चीज़ हैं और इसके नियम में खाद देना, ये सारी इस प्रक्रिया के बारे में समझा, इसका काम किया गया है। इसके साथ साथ जो ये हमारा जो एक पैम्पलेट जारी हुआ है वो है हमारा खासतौर पे सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या क्या अनाज आता है, उनकी दरें क्या है और कब मिलता है, कितना मिलता है, वो सारी इस पैम्पलेट में जानकारी हैं। इसके ये खास तौर पे हमारे जो संदर्भ केंद्र साता और धनाऊ है, वहाँ जो किसान हैं उन किसानों की जो अभी फसलें हैं, जीरे की फसल अब चल रही है, इन फसलों में जो बुआई करते हैं, बुआई के बाद उन फसलों में जो जीवाणु लगते हैं उनको स्प्रे करने के लिए ये हमारे क्लस्टर 2 हैं, 2 क्लस्टरों पे संदर्भ केंद्रों पे रखी गई है। दुकान से लाते एरंडी, उनमें ये एरंडी में ज़्यादा फ़र्क है। जैसे उसमें होती 10 कुंटल होती है तो ये 20 कुंटल होती है, तो डबल फ़ायदा मिलता है। तो उन ज़्यादा बेचते हैं, फसल अच्छी कमाई मिलती है। बिल्कुल जैसे एरंडी का DAP दिया है, उसमें भी शिक्षा दी है, मीटिंग करके आप इतने में DAP लगाना, इतना टाइम में आप पानी पिलाना, तो उसमें अच्छा फसल मिले। जो कवा जाते हैं, कवा स्प्रे करने से वो फसल बढ़िया मिलते हैं। हम फ़ोन करके पूछते हैं, उसके बाद में ये दवाई देता है, दवाई छिड़काव करते हैं इसमें, उसके बाद में ये सब बहुत अच्छा होता है। मिट्टी है, पानी है, वो भी हम ले जाके डॉक्टर को देता है, वो चेक करके हमको वापस देता है कि ये आपकी ज़मीन कमज़ोर पड़ गई है तो आप इसमें ऐसा दवाई डालो। जो भी
केमिकल फर्टिलाइजर डलवा रहे हैं वो एकदम प्रॉपर बैलेंस में डलवा रहे थे। 3-4 साल बाद हम इनको टोटली ऑर्गेनिक में कर देंगे, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में, और एकदम केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर देंगे कि सेफ जोन में जो भी रिकमेंडेशन आ रही उसी के हिसाब से इनको हम जो भी फर्टिलाइजर है उसका हम यूज करवा रहे थे इसमें। अब ये क्या करता है, ऊपर से खाता है, ऊपर से खाएगा और धीरे धीरे नीचे ये जाएगा और वापस निकालता रहता है। तो फिर क्या होगा, ऊपर अपन पानी डालते रहते हैं, हल्का हल्का इसको गीला रखते हैं, और जैसे ही 50 दिन के आसपास होगा ये ढेर तक नीचे चला जाता है। और नीचे जाने के बाद अपन को लग गया कि अब भाई अब ये तैयार होने वाली, तो अपन ऊपर से देखते हैं ऐसे, तो थोड़ी अपन को लगती है हाँ तैयार हो गई, केचुआ नहीं है, तो इसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट। तो जैसे ही अपनी ज़मीन की भाई आपने चेक कराई और उसमें जो कमी लगी वो भी अपन इसमें पूरी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपने ये तो आपको दिया, इसमें सरकार भी एक अनुदान देती है और 60,000 रुपये का सरकार मतलब एक लागत मानती है, जिसमें 30 बाई 30 फीट का बनता है, 6 ऐसे बेड बनती क्यारियाँ, 6 क्यारियाँ, ठीक है ना। उसमें सरकार 30,000 रुपये अपना लगता है, 30,000 रुपये सरकार का। ये आया कि जो बूंद बूंद सिंचाई है जिस पर सरकार 90% अनुदान भी देती है, और इस बूंद बूंद सिंचाई में जैसे ये बूंद बूंद चल रहा है तो यहाँ से टपक विधि है, तो एक एक टपका या पानी गिरता रहता है। ये 3-3 मीटर फीट पे एक एक छेद किया हुआ है, जिसमें एक एक बूंद में 1 लीटर, 1 घंटे में 8 लीटर पानी इसमें से डिस्चार्ज होता है। 2 घंटे अगर चलती है तो 16 लीटर पानी इसमें डिस्चार्ज हो जाता है। श्योर संस्था और केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र है दांता, वहाँ से प्रदीप पगारिया जी, दौलत जी शर्मा, डॉक्टर मदन लाल जी ये यहाँ पर आए। इन्होंने हमें एक किसान सम्मेलन बुलाने के लिए एक बोला, तो हमने कुछ किसानों को इकट्ठा किया और उन्होंने हमें बताया कि आप शंखपुष्पी की खेती करो जिससे अच्छी आमदनी होगी। हम तो ये इसको घास फूस के रूप में ही मानते हैं, इसको हम बकरियों को चराते हैं, इसी से कोई दवाई बनती है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने उस प्रदीप पगारिया साहब, दौलत जी शर्मा साहब जो श्योर संस्था से हैं, उनकी बात को माना और 10-15 किसानों को ये शंखपुष्पी उगाने के लिए बीज दिए। जब शुरू की तो लोग हम पे हंसते थे, क्या बुआई कर रहे हो? तो मैंने कहा कि भाई जीरे की बुआई कर रहा हूँ, शंखपुष्पी की बोलूँ तो हम यहाँ सड़तर बोलते हैं तो लोग हंसते हैं। हमारे यहाँ पहले होती थी, अपने आप उगती थी प्राकृतिक रूप से, तो उसको कोई बोते नहीं थे, तो हमें अनुभव नहीं था। लेकिन अब हमें अनुभव हुआ कि इसको नमी 15 दिन तक ज़मीन के अंदर लगातार नमी रहे तो ये उग जाती है और अच्छी मात्रा में पैदा हुई। डाबर जो च्यवनप्राश वगैरह बनाती है उसको देंगे। तो मैंने 2-3 क्विंटल जैसा चारा और 10 किलो जैसा बीज बेचा है, उन्होंने ख़रीदा है। हमें अभी विश्वास हो गया है कि ये शंखपुष्पी काम की चीज़ है, ये औषधीय पौधा है। और हमने इसी साल ये मेरा देखा देखी, अभी पहले जो लोग हंसते थे वो भी अपने खेतों के अंदर से जो प्राकृतिक रूप से जो उगी हुई शंखपुष्पी है उसको इकट्ठा करके ला रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा ये भी माल बिकवाओ। 5,000 बेनिफिशरीज इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गए थे, जिसमें से 4,000 हमने रखा था नरेगा के अंतर्गत इसमें कार्य करेंगे, 1,000 को हमने एग्रीकल्चर के इसमें बेनिफिट करने की थी। तो बीज शंखपुष्पी का बीज 2,000 रुपये किलो डाबर हमसे खरीदा है। पहले तो यहाँ कोई खरीदता ही नहीं था, कोई वैल्यू ही नहीं था, जानता भी नहीं था क्या था। मोलिटी पिछले साल यहाँ थोड़े किसानों को 40-50 किलो यहाँ लगाई थी, तो प्रयोग के तौर पर बहुत अच्छी हो रही है। और ये डाबर वाले वापस खरीदेंगे 55 रुपये किलो के हिसाब से, और अब यहाँ 50 किसानों को यहाँ लगाई हुई है। पीपीए प्रोजेक्ट के अंदर हमने जो गतिविधियाँ इन सारे लोगों के इनकम के ज़रिए को बढ़ाने के लिए, इनकम के सोर्स को बढ़ाने के लिए हमने जो गतिविधियाँ तय की थी, उसमें किसानों के ट्रेनिंग्स, किसानों के एक्सपोजर, किसानों को उन्नत खाद और बीज की उपलब्धता करवाना, उनके किसान क्लब का गठन कराना, ये सब गतिविधियाँ हमने तय की। कृषि उत्पादन भी करें, बाज़ार में भी वो जाएं, उनकी एक्सेस और कंट्रोल बढ़े और उस तरह से वो अपने काम को और मजबूत करें। तो कृषि विज्ञान केंद्र, क्रिश्चियन एड का आर्थिक सहयोग और श्योर की अपनी एक आजीविका को लेकर काम करने की जो सोच है, उसने एक बहुत अच्छा प्रभाव दिया है कि लोग ने जो कृषि से इतनी जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से उनकी जानकारियाँ बढ़ी और पारंपरिक जो उनका कार्य था उसको कैसे और टेक्नोलॉजी देकर हम लोगों ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का काम किया।